कहा टट्टू। आगरा कॉलेज के मैदान में संध्या समय दो युवक हाथ से हाथ मिलाए टहल रहे थे। एक का नाम यशवंत था, दूसरे का नाम रमेश। यशवंत डील डॉल का ऊंचा और बलिष्ठ था। उसके मुख पर संयम और स्वास्थ्य की कांति झलकती थी। रमेश छोटे कद और इकहरे बदन का तेजहीन और दुर्बल आदमी था। दोनों में किसी विषय पर बहस हो रही थी। यशवंत ने कहा, मैं आत्मा के आगे धन का कुछ मूल्य नहीं समझता। रमेश बोला, बड़ी खुशी की बात है। यशवंत, हाँ देख लेना, तुम ताना मार रहे हो लेकिन मैं दिखला दूंगा कि धन को कितना तुच्छ समझता हूँ। रमेश, खैर दिखला देना, मैं तो धन को तुच्छ नहीं समझता। धन के लिए 15 वर्षों से किताब चाट रहा हूँ। धन के लिए माँ बाप भाई बहन सबसे अलग यहाँ पड़ा हूँ। ना जाने अभी कितनी सलामियाँ देनी पड़ेंगी, कितनी खुशामद करनी पड़ेगी। क्या इसमें आत्मा का पतन ना होगा? मैं तो इतने ऊंचे आदर्श का पालन नहीं कर सकता। यहाँ तो अगर किसी मुकदमे में अच्छी रिश्वत पा जाए तो शायद छोड़ ना सके। क्या तुम छोड़ दोगे? यशवंत, मैं उनकी ओर आंख उठाकर भी ना देखूंगा और मुझे विश्वास है कि तुम जितने नीच बनते हो उतने नहीं हो। रमेश, मैं उससे कहीं नीच हूँ जितना कहता हूँ। यशवंत, मुझे तो यकीन नहीं आता कि स्वार्थ के लिए तुम किसी को नुकसान पहुंचा सकोगे। रमेश, भाई, संसार में आदर्श का निर्वाह केवल सन्यासी ही कर सकता है। मैं तो नहीं कर सकता। मैं तो समझता हूँ कि अगर तुम्हें धक्का देकर तुमसे बाजी जीत सकूँ तो तुम्हें ज़रूर गिरा दूंगा, और बुरा ना मानो तो कह दूँ, तुम भी मुझे ज़रूर गिरा दोगे। स्वार्थ का त्याग करना कठिन है। यशवंत, मैं तो कहूँगा कि तुम भाड़े के टट्टू हो। रमेश, और मैं कहूँगा कि तुम काठ के उल्लू हो। यशवंत और रमेश साथ साथ स्कूल में दाखिल हुए और साथ ही साथ उपाधियां लेकर कॉलेज से निकले। यशवंत कुछ मंद बुद्धि पर बला का मेहनती था। जिस काम को हाथ में लेता उससे चिपट जाता और उसे पूरा करके ही छोड़ता। रमेश तेज था पर आलसी। घंटे भर भी जमकर बैठना उसके लिए मुश्किल था। एमए तक तो वह आगे रहा और यशवंत पीछे। मेहनत बुद्धि बल से परास्त होती रही, लेकिन सिविल सर्विस में पासा पलट गया। यशवंत सब धंधे छोड़कर किताबों पर पिल पड़ा। घूमना फिरना, सैर सपाटा, सर्कस, थिएटर, यार दोस्त सबसे मुंह मोड़कर अपनी एकांत कुटीर में जा बैठा। रमेश दोस्तों के साथ गपशप उड़ाता, क्रिकेट खेलता रहा। कभी कभी मनोरंजन के तौर पर किताब देख लेता। कदाचित उसे विश्वास था कि अब की भी तेजी बाजी ले जाएगी। अक्सर जाकर यशवंत को परेशान करता, उसकी किताब बंद कर देता, कहता, क्यों प्राण दे रहे हो? सिविल सर्विस कोई मुक्ति तो नहीं है जिसके लिए दुनिया से नाता तोड़ लिया जाए। यहाँ तक कि यशवंत उसे आते देखता तो किवाड़ बंद कर लेता। आखिर परीक्षा का दिन आ गया। यशवंत ने सब कुछ याद किया पर किसी प्रश्न का उत्तर सोचने लगा तो उसे मालूम होता, मैंने जितना पढ़ा था सब भूल गया। वह बहुत घबराया हुआ था। रमेश पहले से कुछ सोचने का आदी ना था। सोचता, जब पर्चा सामने आएगा उस वक्त देखा जाएगा। वह आत्मविश्वास से फूला फूला फिरता था। परीक्षा का फल निकला तो सुस्त कछुआ तेज खरगोश से बाजी मार ले गया था। जब रमेश की आंखें खुली पर वह हताश ना हुआ। योग्य आदमी के लिए यश और धन की कमी नहीं, यह उसका विश्वास था। उसने कानून की परीक्षा की तैयारी शुरू की और यद्यपि उसने बहुत ज़्यादा मेहनत ना की लेकिन अव्वल दर्जे में पास हुआ। यशवंत ने उसको बधाई का तार भेजा। वह अब एक जिले का अफसर हो गया था। 10 साल गुजर गए। यशवंत दिलो जान से काम करता था और उसके अफसर उससे बहुत प्रसन्न थे। पर अफसर जितने प्रसन्न थे, मातहत उससे भी अप्रसन्न रहते थे। वह खुद जितनी मेहनत करता था, मातहतों से भी उतनी ही मेहनत लेना चाहता था। खुद जितना बेलौस था, मातहतों को भी उतना ही बेलौस बनाना चाहता था। ऐसे आदमी बड़े कारगुजार समझे जाते हैं। यशवंत की कारगुजारी का अफसरों पर सिक्का जमता जाता था। 5 वर्षों में ही वह जिले का जज बना दिया गया। रमेश इतना भाग्यशाली ना था। वह जिस इजलास में वकालत करने जाता वही असफल रहता। हाकिम को नियत समय पर आने में देर हो जाती तो खुद भी चल देता और फिर बुलाने से भी ना आता। कहता, अगर हाकिम वक्त की पाबंदी नहीं करता तो मैं क्यों करूं? मुझे क्या गरज पड़ी है कि घंटों उनकी इल्जास पर खड़ा उनकी राह देखा करूं। वह इतनी निर्भीकता से करता है कि खुशामद के आदि हुक्काम की निगाहों में उसकी निर्भीकता गुस्ताखी मालूम होती। सहनशीलता उसे छू नहीं गई थी। हाकिम हो या दूसरे पक्ष का वकील, जो उसके मुंह लगता उसकी खबर लेता था। यहाँ तक कि एक बार वह जिला जज ही से लड़ बैठा। फल यह हुआ कि उसकी सनद छीन ली गई, किंतु मुवक्किलों के हृदय में उसका सम्मान ज्यों का त्यों रहा। तब उसने आगरा कॉलेज में शिक्षक का पद प्राप्त कर लिया, किंतु यहाँ भी दुर्भाग्य ने साथ न छोड़ा। प्रिंसिपल से पहले ही दिन खटखट हो गई। प्रिंसिपल का सिद्धांत था कि विद्यार्थियों को राजनीति से अलग रहना चाहिए।
वह अपने कॉलेज के किसी छात्र को किसी राजनीतिक जलसे में शरीक ना होने देते। रमेश पहले ही दिन से इस आज्ञा का खुला विरोध करने लगा। उसका कथन था कि अगर किसी को राजनीतिक जलसों में शामिल होना चाहिए तो विद्यार्थी को, यह भी उसकी शिक्षा का एक अंग है। अन्य देशों में छात्रों के युगांतर उपस्थित कर दिया है, तो इस देश में क्यों उनकी जबान बंद की जाती है। उसका फल यह हुआ कि साल खत्म होने से पहले ही रमेश को इस्तीफा देना पड़ा, किंतु विद्यार्थियों पर उसका दबाव तिल भर भी कम न हुआ। इस भांति कुछ तो अपने स्वभाव और कुछ परिस्थितियों ने रमेश को मार मार कर हाकिम बना दिया। पहले मुवक्किलों का पक्ष लेकर अदालत से लड़ा, फिर छात्रों का पक्ष लेकर प्रिंसिपल से राण मोड़ ली और अब प्रजा का पक्ष लेकर सरकार को चुनौती दी। वह स्वभाव से ही निर्भीक, आदर्शवादी, सत्यभक्त तथा आत्माभिमानी था। ऐसे प्राणी के लिए प्रजा सेवक बनने के सिवा और उपाय ही क्या था। समाचार पत्रों में वर्तमान परिस्थिति पर उसके लेख निकलने लगे। उसकी आलोचना इतनी स्पष्ट, इतनी व्यापक और इतनी मार्मिक होती थी कि शीघ्र ही उसकी कीर्ति फैल गई। लोग मान गए कि इस क्षेत्र में एक नई शक्ति का उदय हुआ है। अधिकारी लोग उसके लेख पढ़कर तिलमिला उठते थे। उसका निशाना ठीक बैठता था कि उससे बच निकलना असंभव था। अतिशयोक्तियों तो उसके सिरों पर से सनसनाती हुई निकल जाती थी। उनका वे दूर से तमाशा देख सकते थे, अभिज्ञताओं की वे अपेक्षा कर सकते थे। ये सब शस्त्र उनके पास पहुंचते ही ना थे, रास्ते ही में गिर पड़ते थे। पर रमेश के निशाने सिरों पर बैठते और अधिकारियों में हलचल और हाहाकार मचा देते थे। देश की राजनीतिक स्थिति चिंताजनक हो रही थी। यशवंत अपने पुराने मित्र के लेखों को पढ़ पढ़कर कांप उठते थे। भय होता कहीं वह कानून के पंजे में न आ जाए। बार बार उसे संयत रहने की ताकीद करते, बार बार मिन्नतें करते कि जरा अपनी कलम को नरम कर दो, जानबूझकर क्यों विषधर कानून के मुंह में उंगली डालते हो। लेकिन रमेश को नेतृत्व का नशा चढ़ा हुआ था। वह इन पत्रों का जवाब तक न देता था। देश की राजनीतिक दशा चिंताजनक हो रही थी। खुफिया पुलिस ने एक तूफान खड़ा कर दिया था। उसकी कपोल कल्पित कथाएं सुन सुनकर हुक्कामों की रूह फना हो रही थी। कहीं अखबारों का मुंह बंद किया जाता था, कहीं प्रजा के नेताओं का। खुफिया पुलिस ने अपना उल्लू सीधा करने के लिए हुक्कामों के कुछ इस तरह कान भरे कि उन्हें हर एक स्वतंत्र विचार रखने वाला आदमी खूनी और कातिल नजर आता था। आज की वीडियो में यहीं तक पढ़ेंगे कहानी, इसके आगे से अगली वीडियो में पढ़ेंगे।